तो क्या आरएसएस की शाखा में जाने वाले माओवादी नेता ने संगठन से विद्रोह कर दिया है? क्या माओवादियों के इस शीर्ष नेता के विद्रोह के बाद माओवादियों के बीच फूट पड़ चुकी है? भारत में माओवादी आंदोलन आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी दिशा और भविष्य दोनों अनिश्चित नजर आ रहे हैं। लंबे समय से हिंसक गतिविधियों और भूमिगत संघर्ष पर टिके इस आंदोलन के भीतर अब गहरी वैचारिक फूट सामने आ चुकी है और इसके पीछे है आरएसएस की शाखा में जाने वाला एक माओवादी नेता। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। वह 1966 की सर्दियों की सुबह थी जब करीमनगर जिले के पेद्दापल्ली शहर में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में हर सुबह आने वाले बच्चों से उनके जीवन का लक्ष्य पूछा जा रहा था। कोटेश्वरलू और उसके छोटे भाई वेणुगोपाल ने तपाक से जवाब दिया, हम सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। कोटेश्वरलू ने घर लौटकर यह बात मंदिर के पुजारी और शिक्षक पिता वेंकटैया मल्लोझला और मां मधुरम्मा को बताई तो दोनों खुश हो गए। आजादी के आंदोलन में शामिल रह चुके वेंकटैया चाहते थे कि उनके तीनों बेटे अंजनेयलू, कोटेश्वरलू और वेणुगोपाल पढ़ लिख कर अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। कांग्रेस पार्टी से जुड़े वेंकटैया के पिता भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके थे। ऐसे में स्वाभाविक रूप से देश सेवा का यह विचार वेंकटैया को अच्छा लगा होगा। इस बात को 59 साल होने को आए। पेद्दापल्ली अब अलग जिला बन चुका है। 1987 में वेंकटैया मल्लोझुला नहीं रहे। 2011 में कोटेश्वरलू और नवंबर 2022 में मधुरम्मा की भी मौत हो चुकी है। बैंक की नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके अंजनेयलू इन दिनों पेद्दापल्ली में अपना समय गुजार रहे हैं। और वेणुगोपाल के बारे में कहा जा रहा है कि उसने माओवादी पार्टी से विद्रोह कर दिया है और चाहता है कि सीपीआई माओवादी अब हथियार डालकर एक राजनीतिक दल की तरह काम करे। वेणुगोपाल के कई नाम हैं, भूपति, अभय, राजन, सोनू, लच्छन्ना, मास्टर। माओवादियों की सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के सदस्य वेणुगोपाल की कहानी शुरू होती है पेद्दापल्ली से। तीन भाइयों में सबसे छोटे वेणुगोपाल ने भी कहां सोचा होगा कि संघ की शाखा में जाने वाला उसका बड़ा भाई मल्लोझुला कोटेश्वरलू भारत में माओवादियों का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। लेकिन अधिकांश लोग मल्लोझुला कोटेश्वरलू को उसके असली नाम से कम रामजी उर्फ प्रहलाद उर्फ विमल उर्फ किशन जी के नाम से कहीं अधिक जानते हैं। वही किशन जी जिसने बंगाल में जंगल महाल के इलाके को लालगढ़ में परिवर्तित कर दिया था और किशन जी का दावा था कि उसे पुलिस छू भी नहीं सकती। किशन जी का बयान था कि मुझे मारने से पहले पुलिस को जंगल महाल के इलाके के उन हजारों लोगों को मारना होगा जो मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं। माओवादी इतिहास में मीडिया से सबसे अधिक तालमेल रखने वाले किशन जी का यह अति आत्मविश्वास बहुत लंबा नहीं चल सका और 24 नवंबर 2011 को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर के बारीसाल के जंगल में पुलिस ने किशन जी को एक पुलिस मुठभेड़ में मारने का दावा किया। हालांकि माओवादियों ने आरोप लगाया कि किशन जी को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद फर्जी मुठभेड़ में मारा। लेकिन मुपल्ला लक्ष्मण राव यानी गणपति और नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू के बाद माओवादी संगठन के पायदान पर तीसरे नंबर के सबसे बड़े नेता किशन जी की मौत के बाद बंगाल में संगठन लगभग समाप्त हो गया। जुलाई 2010 में माओवादी प्रवक्ता चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आजाद के मारे जाने के बाद यह माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा झटका था। इस दौरान सीपीआई माओवादी के कई नेता बीमारी से मरे तो कई गिरफ्तार किए गए। पिछले साल अक्टूबर में सीपीआई माओवादी ने पार्टी की 20वीं स्थापना दिवस पर जारी 25 पन्नों के अपने संदेश में माना कि पिछले 20 सालों से उसकी सेंट्रल कमेटी के 22 सदस्य जिसमें पोलित ब्यूरो के 8 लोग शामिल हैं वो मारे जा चुके हैं। इसी साल 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ में चलपति उर्फ जयराम रेड्डी और 22 अप्रैल को झारखंड में प्रयाग बांझी
उर्फ विवेक दा जैसे सेंट्रल कमेटी के 2 सदस्यों के मारे जाने की चर्चा ठंडी भी नहीं हुई थी कि 21 मई को छत्तीसगढ़ में पार्टी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू के मारे जाने की खबर सामने आई। 5 जून को बीजापुर में नरसिंहाचलम उर्फ सुधाकर, 11 सितंबर को गरियाबंद में मनोज उर्फ मॉडर्न बालकृष्णा, 22 सितंबर को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा और उसी दिन कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प जैसे सेंट्रल कमेटी के नेताओं के मारे जाने की खबर सामने आई। बरसों माओवादी ऑपरेशन पर नजर रखने वाले करीमनगर के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी का मानना है कि बसव राजू की मौत के बाद संगठन बिखराव की स्थिति में है। सीपीआई माओवादी के पास कोई नेतृत्व ही नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में टिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी को नया महासचिव चुन लेने की बात सामने आई है, लेकिन माओवादी संगठन की ओर से अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इस बीच माओवादी संगठन में चल रही तकरार को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। एक तरफ वेणुगोपाल का कहना है कि संगठन को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, दूसरी ओर पार्टी के दूसरे नेता अंतहीन हिंसक लड़ाई के लिए अब भी तैयार हैं। वेणुगोपाल के बारे में कहा जाता है कि सैन्य और सांगठनिक क्षमता दोनों में ही उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन 70 साल के होने आए वेणुगोपाल को अब इस उम्र में आकर जंगलों की खाक छानना शायद नहीं जच रहा हो। वेणुगोपाल ने पेद्दापल्ली सरकारी हाई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की और फिर आईटीआई में दाखिला लिया, लेकिन वामपंथी राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी भी शुरू कर दी थी। दादी के गांव कलवास श्रीरामपुर मंडल के मंगापेट में वेणुगोपाल ने अपने बड़े भाई के साथ कई ऐसे राजनीतिक आयोजनों में भाग लिया। 15 अगस्त 1973 को जब बड़े भाई ने आजादी को झूठा बताते हुए भारतीय झंडा जलाया था, तब वेणुगोपाल की उम्र 17 साल के आसपास थी। 1974 में रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन का गठन हुआ तो बड़े भाई के बाद वह भी कब उसका हिस्सा बन गया, यह तो शायद वेणुगोपाल को भी याद नहीं होगा। देश में आपातकाल लागू हुआ और उसी के बाद कोटेश्वरलू के भूमिगत होने के बाद पीछे पीछे वेणुगोपाल ने भी नक्सल आंदोलन की राह थाम ली। पेद्दापल्ली के एन सोलमन राजू कहते हैं, मैं उस समय छोटा था जब मुझे पता चला कि मधुरम्मा अम्मा का दूसरा बेटा वेणुगोपाल भी बंदूक थामकर जंगलों में चला गया है। शायद आदिलाबाद में वेणुगोपाल के पास सरकारी नौकरी थी, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़कर वेणुगोपाल ने जंगल का रास्ता चुन लिया। वेणुगोपाल ने माओवादी संगठन में कई जगहों पर काम किया। दंडकारण्य हो या बंगाल, उसके नेतृत्व में संगठन का लगातार विस्तार हुआ। कहा जाता है कि गोवा से लेकर केरल के इडुक्की तक पश्चिमी घाट के दोनों ओर माओवादी गुरिल्ला क्षेत्र बनाने की वेणुगोपाल ने खूब कोशिश की। संगठन ने वेणुगोपाल को जिम्मेवारियां भी सौंपी और पद भी। 2010 में चेरुकुरु राजकुमार उर्फ आजाद के मारे जाने के बाद वेणुगोपाल को सीपीआई माओवादी ने सेंट्रल कमेटी का प्रवक्ता बनाया। उसके बाद से संगठन के भीतर वेणुगोपाल का कद बढ़ता चला गया। देश के अलग अलग हिस्सों में हुई नक्सलवादी हिंसा की अधिकांश घटनाओं में वेणुगोपाल का नाम जुड़ा रहा है, लेकिन सैकड़ों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार वेणुगोपाल के बारे में हिंदी पट्टी के लोग कम ही जानते होंगे कि साधना के नाम से वेणुगोपाल ने आदिवासियों के जीवन पर उपन्यास भी लिखे हैं और आदिवासियों के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का दस्तावेजीकरण भी किया है। बॉर्डर और रागो जैसे वेणुगोपाल के उपन्यास विस्तार से आदिवासी जीवन को उकेरने वाले उपन्यास माने जाते हैं। रागो उपन्यास एक गोंड आदिवासी लड़की के जीवन के संघर्ष पर आधारित है। पेद्दापल्ली शहर के कमान चौराहे से लगभग 1 किलोमीटर दूर ब्राह्मण गली है और इसी गली में वेणुगोपाल के परिवार के दूसरे सदस्य रहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कोटे के तहत मल्लोजुला वेंकटैया को रामागुंडम के मुरमुर इलाके में 7 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन वह जमीन येल्लमपल्ली परियोजना में डूब गई। दोनों भाइयों के माओवादी संगठन में जाने के बाद पुलिस ने कई अवसरों पर घर पर छापामारी की। स्वतंत्रता सेनानी पिता मल्लोजुला वेंकटैया को लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ी। एक पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद तो पूरा घर नेस्तनाबूद कर दिया गया और वेणुगोपाल की मां मधुरम्मा को 4 सालों तक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा। वेणुगोपाल की मां मधुरम्मा का निधन 1 नवंबर 2022 को लगभग 100 साल की उम्र में हुआ। वो हमेशा अपने दोनों बेटों के बारे में बात करती थीं। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बहू
और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी मधुरम्मा कहती थी कि मेरे बेटे जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह भी आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। बरसों पहले कोटेश्वरलू और वेणुगोपाल ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखी थी। मां, हमने करोड़ों माताओं के आंसू पोंछने के लिए क्रांति का रास्ता चुना। विद्रोह मेरे पिता के खून से उपजा था। मेरी मां द्वारा सिखाई गई सभी नैतिक कहानियों ने हमें गरीबों के पक्ष में खड़े होने के लिए प्रेरित किया। दादा और पिता द्वारा लड़ी गई आजादी की लड़ाई से नक्सल आंदोलन की तुलना कितनी सही है, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन अभी तो नक्सल आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वह अपने आप को कैसे बचाए। आज की तारीख में अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहा माओवादी आंदोलन अब गहरे विचारधारात्मक संकट से भी गुजर रहा है। आंदोलन के भीतर दो धाराएं स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी हैं। एक ओर है सोनू यानी मल्लोजुला वेणुगोपाल, जो लंबे समय से पार्टी का वैचारिक चेहरा है। सोनू का मानना है कि बदलते हालात में पार्टी को अब मुख्यधारा से संवाद करना चाहिए और अस्थायी रूप से ही सही, लेकिन हथियारों से दूरी बनानी चाहिए। यह संकेत है कि आंदोलन का एक हिस्सा अब लोकतांत्रिक रास्ता अपनाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दूसरी ओर है देवजी यानी थिप्परी तिरुपति, जो इस सोच को सीधा धोखा करार दे रहे हैं और मानते हैं कि हथियार डालना शोषित जनता के साथ विश्वासघात होगा। उनके नेतृत्व वाला धड़ा संघर्ष को और तेज करने के पक्ष में है। इन दो विपरीत विचारों का टकराव 3 हालिया चिट्ठियों में साफ साफ झलकता है। पहली चिट्ठी सोनू ने लिखी, जिसमें बातचीत और स्थायी संघर्ष विराम का प्रस्ताव था। दूसरी चिट्ठी तेलंगाना राज्य कमेटी ने जारी कर दी, जिसमें सोनू की राय को व्यक्तिगत बताया गया। तीसरी चिट्ठी केंद्रीय समिति और दंडकारण्य कमेटी की ओर से आई, जिसने सोनू के बयान को विश्वासघात कहते हुए यह दोहराया कि पार्टी हथियार नहीं छोड़ेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि संगठन के भीतर गहरी फूट है। पृष्ठभूमि भी यही संकेत देती है। सोनू की पत्नी और भाई की पत्नी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं और पार्टी ने 2024 के दस्तावेज में यह स्वीकार किया था कि उसका ढांचा कमजोर हो चुका है और उसे रणनीतिक रूप से पीछे हटने की जरूरत है। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का दबाव इतना बढ़ चुका है कि केंद्रीय समिति के सदस्य घटकर अब केवल 9 रह गए हैं, यानी माओवादी संगठन 2 ध्रुवों में बंट चुका है। एक ध्रुव बातचीत, लोकतांत्रिक रास्ते और मुख्यधारा की ओर झुकाव दिखा रहा है। दूसरा ध्रुव टकराव, हिंसा और पारंपरिक हथियारबंद संघर्ष पर अडिग है। यह विभाजन केवल विचारधारा का नहीं, बल्कि आंदोलन के भविष्य और अस्तित्व का सवाल है। जाहिर है आने वाले समय में यह तय होगा कि माओवादी संगठन धीरे धीरे मुख्यधारा में घुल मिल जाएगा या फिर बचे खुचे ढांचे को हथियारबंद जीत की कीमत चुकानी पड़ेगी। जरूरी बात में फिर होगी बात। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी खबरों को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमेशा की तरह हमें आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।